नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने सदन में धमाकेदार एंट्री ली है और इस दौरान पीएम ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने 5 राज्यसभा के सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक और विधेयक पेश किया है। चुनावी साल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है और इस योजना पर हम आपको देने जा रहे हैं पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जन आशीर्वाद यात्रा कब निकालने वाली है और इससे क्या क्या लाभ होगा, क्या इसमें नया है, ये भी आपको बताएंगे। और आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन जमकर बवाल हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा और इसी बीच कई विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। चलिए आपको सुनवाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अधीर रंजन चौधरी ने कहा क्या है। आज सभापति महोदय ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में पीएम मोदी ने सदन में पहुंचकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर करारा हमला बोला है। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन से, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये बहस सत्ता पक्ष को फायदा देगी या विपक्ष को, इसका फैसला जनता ही करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 5 राज्यसभा सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों को झूठा बताया है। राघव चड्ढा ने बीजेपी को चुनौती दी है कि उन्हें वो पेपर दिखाएं जहां वो जाली हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। राघव चड्ढा और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी लगातार दुष्प्रचार कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है,
ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? तो आपको बता दें कि लगातार कहा यही जा रहा है कि कोशिश ये हो रही है बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए और लगातार दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के लिए जो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था उसमें सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर कराए थे और ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल ये मामला भी ठंडा होते हुए नजर नहीं आ रहा है और आम आदमी पार्टी आरोप भले ही कुछ भी लगाए, लेकिन बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले में राघव चड्ढा पर कार्रवाई हो। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक और विधेयक पेश किया है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 लिस्ट किया है और इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। केंद्र के नए विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश करने के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में सीजीआई के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता के एक उच्चाधिकार कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार को नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र के इस विधेयक को गलत भी ठहराया है। उनका कहना यह है कि केंद्र चुनाव आयोग को सरकारी विभाग बनाना चाहता है और अगर ये विधेयक पास हो गया तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात गायब हो जाएगी। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है। This election commission structure has been came into the force in accordance to the Supreme Court's constitutional bench decision. There were one side government prime minister and another side leader of opposition, then Chief Justice of India. That gives a neutrality for appointing an election commission and the election commissioner, chief election commissioner. Now the government didn't want that neutrality. They want to make election commissioners a government department. The point of free and fair election will disappear totally. Therefore, we cannot accept this bill. यानी कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो आगामी चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो विपक्ष इस विधेयक पर अपना ठीकरा फोड़ सकता है। चुनावी साल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को नई सौगात दी है और गहलोत ने गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की, जिसके तहत प्रदेश की कुल 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। गुरुवार को योजना के पहले फेज में चिरंजीवी परिवार की 40,000 महिलाओं को और छात्राओं को मुफ्त में स्मार्टफोन्स बांटे गए हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि कोविड की वजह से इस योजना को लागू करने में थोड़ी देरी हुई है। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि गहलोत सरकार चुनावी साल में सिर्फ वोटर्स को रिझाने के लिए मुफ्त में फोन्स को बांट रही है। सुनाते हैं आपको कि इस पर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने क्या कहा है, किस तरीके से गहलोत सरकार पर सवालिया निशान उठाए हैं, जरा देखिए। जाती हुई सरकार, भागती हुई सरकार वोट की फसल काटने के लिए हर उपाय कर रही है। आज स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आगाज किया है। आउटडेटेड टेलीफोन, जिनकी तकनीक पहले से आउटडेटेड हो गई, वो टेलीफोन उन्हीं हमारी बहनों को बांटे जा रहे हैं जिनके पास पहले टेलीफोन थे। वॉलेट में उन्हीं के पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। 1,39,00,000 से संख्या अचानक 40 लाख हो गई। बिना बजट के प्रावधान के सरकार इस धन का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या लुभावने वादे और मुफ्तखोरी वाली योजनाएं गहलोत सरकार को चुनाव में लाभ दिला पाएंगी या राजस्थान के वोटर्स उसी परंपरा को निभाएंगे जिसमें हर 5 साल में उस सरकार को बदल डालते हैं। रुख कर लेते मध्य प्रदेश का, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और सूत्रों के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एमपी बीजेपी के नेताओं की हुई है बैठक तय और पार्टी सितंबर महीने के पहले हफ्ते में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, ये भी तय किया गया है। इस बैठक में इस बार जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा भी इस यात्रा का चेहरा होंगे।
दरअसल हर बार शिवराज अकेले ही इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने और भी नेताओं को इसका जिम्मा सौंपा है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि भोपाल में यात्रा के समापन पर पीएम मोदी मौजूद रहें, ताकि यात्रा की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। और चलिए हमारे संवाददाता रवीश पाल की एक खास रिपोर्ट देखिए इसी खबर पर। मध्य प्रदेश की राजनीति से यदि आप वाकिफ हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हर बार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी विधानसभाओं सीटों पर पहुंचकर सरकार की तरफ से किए गए कामों के बारे में जनता को बताते हैं और उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद लेते हैं। आमतौर पर ये जन आशीर्वाद यात्रा मई के महीने से शुरू हो जाती थी, जो कि आचार संहिता लगने से पहले खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त के महीने के पहले हफ्ते के खत्म होने तक भी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकली, तो सवाल उठा कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाल रही है? क्या उसे इस बार जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल था जो सभी राजनीतिक गलियारे से परिचित लोग मध्य प्रदेश में पूछ रहे थे। लेकिन अब खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। और उत्तर प्रदेश की गन्ना समितियों के चुनाव की तारीख एक बार फिर से टल गई है और अब ये चुनाव होने हैं सितंबर के बाद। गन्ना समिति के चुनाव साल 2021 में होने थे, लेकिन कई वजहों से पहले भी 2 बार इन चुनावों को स्थगित किया जा चुका है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।